नमस्कार दोस्तों। आज हम एच पी पी एस सी अलाइड मेंस प्रिपरेशन में एक पॉलिटी का क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है कि पॉलिटिकल साइंस से आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस से आपको जो है एक 40 वर्ड्स में, एक 70 वर्ड्स में और 140 वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर से है, तो बेसिक स्ट्रक्चर से आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। तो आप इसको 140 वर्ड्स में, मैं इसको 140 वर्ड्स में करवाऊंगा। फिर जब आपको 40 वर्ड्स में या 70 वर्ड्स में लिखने को आएगा तो आप इस क्वेश्चन को जो है इजीली जो है 70 वर्ड्स में या फिर 40 वर्ड्स में इजीली लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे अब हम। जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है यह भारत का एक न्यायिक सिद्धांत है। ठीक है, जिसके अनुसार भारतीय संविधान के कुछ निश्चित मूलभूत लक्षण या अंग हैं जिन्हें संसद के किसी अधिनियम अथवा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कि यह भारत का एक न्यायिक सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ संविधान का जो कुछ हिस्सा होता है वो संसद के किसी भी अधिनियम के द्वारा, चाहे वो संविधान संशोधन अधिनियम है, वो बदला नहीं जा सकता है अगर वो संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 यानी कि 368 के तहत भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के मूल ढांचे या संरचना से मेल नहीं खाता है या उसे बदलने अथवा समाप्त करने की मंशा रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। होता क्या है कि यदि सरकार ऐसा कानून पारित करते जो कि संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए या उसे कम करे या समाप्त करने का प्रयास करे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह के किसी भी कानून को, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो या किसी अन्य तरह का विधेयक हो, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो उस कानून को अमान्य घोषित कर सकता है। अब नेक्स्ट है कि जो इसकी मूल संरचना है, यानी कि जो मूल ढांचा है, मूल संरचना के मूल ढांचे का विकास जो है किस प्रकार से हुआ। देखिए दोस्तों कि जो मूल संरचना का जो सिद्धांत है, हालांकि ये संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, किंतु जो संविधान के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बुनियादी जो अधिकार हैं हमारे, और जो संविधान के आदर्श हैं, उनकी रक्षा हेतु जो है समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा जो है इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है। और इसी हस्तक्षेप के कारण जो है बाद में आधारभूत ढांचे की जो अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था बेसिक स्ट्रक्चर का, उसकी डेवलपमेंट हुई, वो डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ। ठीक है, और इसका विकास जो है 3 प्रमुख मामलों के अंडर हुआ। ठीक है, इन मामलों की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। और ये 3 मामले कौन कौन से हैं जिनकी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। पहला मामला है शंकरी प्रसाद मामला 1951। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद मामले में जो था वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्शन था, जो फैसला था, वो ये था कि संसद के पास जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों तथा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार या शक्ति है। अर्थात कि संसद चाहे तो आर्टिकल 368 की पावर का यूज करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये कहा शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नया मामला आया वो था गोलकनाथ मामला 1967, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा बना। ठीक है, कैसे बना दोस्तों, क्योंकि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो ना तो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है और ना ही उनको वापस ले सकती है, लेकिन हाँ, जो आर्टिकल 368 है उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अनुमति देता है, लेकिन संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। ठीक है, अर्थात संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हेतु पूर्ण शक्तियां नहीं देता है।
आर्टिकल 368 सिर्फ एक प्रोसेस की बात करता है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हेतु पूर्ण शक्तियां नहीं देता है। ठीक है, ये था गोलकनाथ मामला, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती की जा सकती है और ना उन्हें वापस लिया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा जो मामला आया फिर वो था केशवानंद भारती मामला 1973 में। ठीक है दोस्तों, जो केशवानंद भारती मामला था, ये इस मामले के दौरान ही मूल ढांचे की जो संरचना थी उसका विकास हुआ। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी वो इसी फैसले के बाद जो है विकसित हुई। अब इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मूल संरचना के बारे में संविधान में किसी भी तरह का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अर्थात संसद ऐसे अधिकारों को बदल नहीं सकती है या समाप्त नहीं कर सकती है जो कि मूल संरचना का हिस्सा है या मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की कोई परिभाषा नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा कि जो हमारा मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल संरचना है वो अपरिवर्तनीय है। उस अपरिवर्तनीय का अर्थ है कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर जो कि इसमें शामिल प्रमुख तत्व कौन से हैं। ठीक है, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर में कौन, संविधान के कौन कौन सा हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। इसमें शामिल जो कुछ तत्व हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ये जो है इसका हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे देश में सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है। ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता है जो कि संविधान की सर्वोच्चता को खत्म करे या कम करे। दूसरा है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। सरकार के पास जो है, सरकार के पहले क्या होता था कि ऐसी न्यायिक समीक्षा का नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू को भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना कि अगर सरकार इस तरह का कानून लाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करती है या ख़त्म करती है, तो उस कानून को अमान्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तीसरा है फिर संसदीय प्रणाली। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बना रहना चाहिए क्योंकि वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। चौथा है फिर मूल अधिकार। मूल अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के सिद्धांत आते हैं, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, और इसके बाद है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्युलर कैरेक्टर बना रहना चाहिए, अर्थात संविधान ने जो है किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया है। इट मीन्स कि इंडिया में जो है वो कोई भी धर्म जो है कोई भी धर्म किसी राज्य का धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र है प्रत्येक राज्य का। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है संघीय स्वरूप, कि जो हमारा संघीय ढांचा है वो बना रहना चाहिए। उसके बाद है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक्चुअली हमारे संसद में क्या है कि संविधान ने क्या किया कि शक्तियों को बांटा हुआ, कुछ शक्तियां न्यायपालिका के पास है, कुछ शक्तियां कार्यपालिका के पास है, कुछ शक्तियां जो है वो विधान पालिका के पास है। ठीक है, तो ये शक्तियों का जो विभाजन है वो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई, जैसे न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाए या विधान पालिका की शक्ति बढ़ जाए या कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाए, तीनों की शक्ति बराबर रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसा कार्य करे जो संविधान का वायलेशन करता है तो वो दूसरा जो निकाय है वो उस पर प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, और लास्ट है फिर कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ भी जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और भी अन्य तत्व हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों जो है बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है तो आपने उसको इस तरह से करना है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है और इसका विकास कैसे
हुआ। ठीक है, ये भारतीय न्यायिक सिद्धांत जो है एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो विकसित किया गया है हमारी न्यायपालिका के द्वारा। और अगली आगे भी आने वाली वीडियोस के लिए फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ भी शेयर करें इस चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो अलर्ट रहें। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।